नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, सवाल है, क्या एक राष्ट्रपति अपने देश की डेमोक्रेसी को खतरे में डाल सकता है, और वो भी सिर्फ अपने पर्सनल एजेंडा के लिए? दोस्तों, साउथ कोरिया एक ऐसी कंट्री जो नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर एम्बिशन के साथ कांस्टेंट टेंशन में रहती है, और जिसने अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी के जरिए ग्लोबल रिकॉग्निशन भी हासिल करी, आज एक ऐसे क्राइसिस का सामना कर रही है जो कभी भी साउथ कोरिया के लोगों ने सोचा भी नहीं था। 3 दिसंबर की रात साउथ कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल ने एक हिस्टोरिक अनाउंसमेंट किया और मार्शल लॉ पूरे देश के अंदर डिक्लेयर कर दिया। क्या यह डिसीजन सिर्फ नॉर्थ कोरिया के थ्रेट को काउंटर करने के लिए था, या इसका असली रीजन कुछ और है? इस वीडियो में हम साउथ कोरिया के पॉलिटिकल टर्मोइल और मार्शल लॉ के बारे में कहानी को समझेंगे, नॉर्थ कोरिया के साथ उसके टेंशंस पर बात करेंगे, साउथ कोरिया इंडिया के रिलेशन को भी एक्सप्लोर करेंगे और जानेंगे दुनिया की 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी होने के बावजूद साउथ कोरिया ऐसे पॉलिटिकल क्राइसिस का सामना क्यों कर रहा है। तो बने रहिए एंड तक, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहने वाला है। आइए शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है दिया ये सब, मेरा नाम है राही मेहता, ताकि आप ऐसी इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहें। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं और समझते हैं मार्शल लॉ को अनाउंसमेंट क्यों किया गया। तो दोस्तों, 3 दिसंबर की रात लगभग 11 बजे के आसपास साउथ कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल ने एक सरप्राइज अनाउंसमेंट कर दी, जिसे पूरी दुनिया जो थी वो चौंक गई, और खासकर साउथ कोरिया के लोगों को इससे सबसे ज्यादा आश्चर्य का सामना करना पड़ा। उन्होंने पूरी कंट्री में मार्शल लॉ लगाने का डिसीजन लिया। राष्ट्रपति का कहना था कि नॉर्थ कोरिया के कम्युनिस्ट फोर्सेस से देश को बचाने के लिए और एंटी स्टेट एलिमेंट्स को खत्म करने के लिए यह चीज जरूरी थी। लेकिन असली शौक तो तब लगा जब यह अनाउंसमेंट सुनने के कुछ ही देर के बाद नेशनल असेंबली, जो वहां की पार्लियामेंट है, उसके आसपास आर्मी के सोल्जर्स जो थे वो इकट्ठा होने लग गए। हेलीकॉप्टर के जरिए असेंबली कॉम्प्लेक्स को सराउंड कर लिया गया और कुछ सोल्जर्स तो पार्लियामेंट की बिल्डिंग के अंदर तक घुस गए थे। सोचिए, टेबल्स और चेयर्स लगाकर असेंबली के अंदर लोग आर्मी से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे। एक तरफ असेंबली के अंदर इमरजेंसी सेशन बुलाकर इस इल्लीगल मार्शल लॉ को खत्म करने की कोशिश हो रही थी, तो दूसरी तरफ असेंबली के बाहर आर्मी की तैनाती लगातार बढ़ती जा रही थी। पर मार्शल लॉ के बाद आखिरकार हुआ क्या? तो दोस्तों, आर्मी जनरल पार्क आहा सू को मार्शल लॉ कमांडर बनाया गया था, और उन्होंने एक 3 पॉइंट डिक्री इशू करी इस मार्शल लॉ के लागू होने के बाद। पहली डिक्री थी कि मीडिया फ्रीडम को पूरे साउथ कोरिया के अंदर सस्पेंड कर दिया जाए, पॉलिटिकल राइट्स खत्म कर दिए जाए और पार्लियामेंट की एक्टिविटीज के ऊपर बंद लगा दिया जाए, जिसके चलते दर्जनों के रूप में स्पेशल फोर्सेज जो थी, वो जो नेशनल असेंबली है, जो पार्लियामेंट है साउथ कोरिया की, उसके कम्प्लेक्स को सराउंड कर लेते हैं। हेलीकॉप्टर के जरिए वहां पर सोल्जर्स को लैंड करवाया जाता है। खिड़की तोड़कर जो सोल्जर्स थे वो असेंबली की बिल्डिंग के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। असेंबली को आइसोलेट करने की कोशिश की जाती है। असेंबली के मेंबर्स ने कुर्सियों और टेबल्स की मदद से दरवाजों को ब्लॉक करने की कोशिश करी, बट रात के 12 बजे तक नेशनल असेंबली के 190 मेंबर्स एक इमरजेंसी सेशन में इकट्ठा हुए और मार्शल लॉ को इलीगल डिक्लेयर करते हुए एक रेजोल्यूशन पास किया। और लकीली मिलिट्री ने असेंबली का डिसीजन माना और सुबह 4 बजे तक सभी सोल्जर्स अपनी बेसिस पर वापस चले गए, और साउथ कोरिया एक बहुत ही इमरजेंट सिचुएशन से बाहर आ गया। जो कूप साउथ कोरिया में साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ने लागू करने की कोशिश की थी, उससे साउथ कोरिया बच जाता है। पर सवाल है कि इस कूप की असली वजह क्या थी? राष्ट्रपति ने एक इलीगल मार्शल लॉ को सहारा क्यों लिया, उसको अनाउंस क्यों किया? इसके पीछे काफी रीजंस बताए जा रहे हैं। ओपोजिशन ने उनके सीक्रेट फंड्स को कट कर दिया, जो वो अपने पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। देखो, साउथ कोरिया जो है वो एक प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है, जैसे भारत एक प्राइम मिनिस्ट्रियल डेमोक्रेसी है, पर साउथ कोरिया जो है वो अमेरिकन मॉडल को फॉलो करते हुए अपने देश के अंदर प्रेसिडेंट को चुनती है। पर वहां पर प्राइम मिनिस्टर भी होता है, पर ज्यादातर पावर जो है वो प्रेसिडेंट के पास रहती है। प्रेसिडेंट का चुनाव और उनके पार्लियामेंट या नेशनल असेंबली का चुनाव जो है वो अलग अलग होता है। इसके साथ ही जो अभी हाल फिलहाल में चुनाव हुए थे, जिसके अंदर उनके राष्ट्रपति को चुना गया, वो सिर्फ 0 पॉइंट कुछ परसेंट के मार्जिन से ही चुनकर प्रेसिडेंट बन पाए थे, यानी कि बहुत ही कम मार्जिन से वो राष्ट्रपति बने। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि अगर दोबारा चुनाव हो जाते हैं साउथ कोरिया के अंदर, तो अब के राष्ट्रपति अपनी कुर्सी खो देंगे और उनके ओपोनेंट जो है वो सत्ता के अंदर आ जाएंगे। इसके साथ ही अभी जो साउथ कोरिया की फर्स्ट लेडी है, जिनका नाम है लेडी किम, उनके स्कैंडल्स ने उन्हें और भी ज्यादा कॉर्नर्ड कर दिया था। उन्होंने रेपिटेडली अपनी पावर का मिसयूज करके ओपोजिशन के प्रपोजल्स को वीटो करने की कोशिश करी, लेकिन ये सब करते करते उन्होंने साउथ कोरिया की डेमोक्रेसी को एक ऐसे खतरे में डाल दिया जो आज तक वहां नहीं देखा गया था।
अब इसके पीछे काफी सारे पर्सनल स्कैंडल्स भी जुड़े हुए हैं, खासतौर पर जो साउथ कोरिया की फर्स्ट लेडी जो आपको पीछे इमेज में दिखाई दे रही होगी, उनकी जो कंट्रोवर्शियल इमेज है वो साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट को बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। तो अब बात करते हैं इनकी कंट्रोवर्शियल एंगल के बारे में, जो शायद इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा रीजन था, फर्स्ट लेडी किम के स्कैंडल्स। राष्ट्रपति की वाइफ पर एलिगेशंस है कि उन्होंने राष्ट्रपति की वाइफ रहते हुए, फर्स्ट लेडी रहते हुए स्टॉक्स को मैनिपुलेट करने की कोशिश करी, स्टॉक मार्केट के अंदर अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करते हुए प्रॉफिट कमाने की कोशिश करी, और जो उन्होंने पीएचडी थीसिस हासिल करी थी वो भी अनुमान लगाया जा रहा है या आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने प्लेजराइज करके अपनी थीसिस सबमिट करी थी, जिसके बाद उनको जाकर कहीं पीएचडी की डिग्री हासिल हुई। और इवन जो उनका पुराना करियर था, जब वो नाइट क्लब में होस्टेस के रूप में काम करती थी, जो अभी फर्स्ट लेडी है किम, उन्होंने इस बात को भी छुपाए रखा, इस बात के बारे में भी उन्होंने झूठ बोला अपनी इमेज को मेकओवर करने के लिए। और तो और एक वीडियो भी लीक हुआ जिसमें उन्हें एक $2200 का क्रिश्चियन डायोर हैंडबैग गिफ्ट एक्सेप्ट करते हुए दिखाया गया। अब साउथ कोरिया के लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी सरकारी व्यक्ति या किसी भी सरकारी पोजीशन पर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति जो है वो एक तय अमाउंट से ज्यादा के जो गिफ्ट है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, और वो अमाउंट भारतीय रूपों में कुछ 50-60 हजार के ऊपर आसपास जाकर बैठती है। बट साउथ कोरिया की फर्स्ट लेडी किम ने $2200 का एक हैंडबैग, एक विदेशी कंपनी का हैंडबैग एक्सेप्ट किया, जिसके चलते उनको बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज साउथ कोरिया के अंदर किया गया। उन्होंने ऑपोजिशन के बिल्स को वीटो कर दिया और इन एलिगेशंस को इन्वेस्टिगेट करने से मना भी कर दिया। तो सोचिए, क्या सिर्फ राष्ट्रपति के पर्सनल रीजन थे जो उन्हें अपने देश की डेमोक्रेसी खतरे में डालने पर मजबूर कर रहे थे? इसके साथ साथ और भी कई सारे कारण हैं। ये कारण तो आपने समझ लिया, ओपोजिशन वर्सेस प्रेसिडेंट का एंगल जो है वो भी आपको समझना पड़ेगा। साउथ कोरिया की पॉलिटिक्स में ओपोजिशन और रूलिंग पार्टी के बीच काफी ज्यादा टेंशन बढ़ चुकी है। यून सेक योल ने अपने प्रेसिडेंशियल वीटो का लगातार इस्तेमाल किया है, लेकिन जब ओपोजिशन ने उनका बजट काट दिया, उनकी वाइफ के केसेस उठाए, तो उन्होंने अपना पेशेंस खो दिया। इसका नतीजा हमने देखा, एक सेल्फ कूप की कोशिश राष्ट्रपति करते हैं, जिसमें सिर्फ उनका अपना एजेंडा प्रमोट करने की कोशिश जो थी वो चल रही थी। पर इंटरनेशनल रिएक्शन इसका क्या आया, दुनिया ने इस चीज को कैसे देखा? तो दोस्तों, यूएस और जापान ने इसके साउथ कोरिया की डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक बताया। बीजिंग और प्योंगयांग ने इस केओस का फायदा उठाया और फाइनेंशियल मार्केट जो साउथ कोरिया के अंदर मौजूद थी, वहां की जो स्टॉक मार्केट थी, उनको पूरी तरीके से गिराने का काम कर दिया। लेकिन साउथ कोरिया के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस ने डेमोक्रेसी को बचाया, जो कि एक रिलीफ की बात थी। तो दोस्तों, ये इश्यू तो हमने समझ लिया। इसके साथ हम समझते हैं साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया की टेंशन कैसे चल रही है। अब बात करते हैं साउथ कोरिया के नॉर्थ कोरिया की टेंशन के बारे में। तो दोस्तों, नॉर्थ कोरिया लगातार अपने न्यूक्लियर टेस्ट, अपनी मिसाइल्स लॉन्चेस करता रहता है और इसके जरिए साउथ कोरिया और अमेरिका को प्रोवोक करने की कोशिश करता है। सिर्फ 2024 की अगर हम बात करें तो नॉर्थ कोरिया ने अपने मिलिट्री बजट को बढ़ाते हुए नए बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी टेस्ट करने का काम किया है। साउथ कोरिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यह है कि उसके ऊपर कांस्टेंट न्यूक्लियर अटैक का खतरा जो है वो बना रहता है। किम जोंग उनके अग्रेसिव प्लान्स के चलते साउथ कोरिया को हमेशा अपनी मिलिट्री और अलायंसेस को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है। लेकिन ये टेंशंस सिर्फ एक्सटर्नल नहीं है, साउथ कोरिया के अंदर भी नॉर्थ कोरिया सिंपैथाइजर्स मौजूद हैं, जो राष्ट्रपति के लिए एक और बड़ी प्रॉब्लम बन गए। कहीं ना कहीं मार्शल लॉ का एक रीजन यह भी था कि राष्ट्रपति अपने ओपोनेंट्स को दबाना चाहते थे और नॉर्थ कोरियन सिंपैथाइजर्स को पूरी तरीके से चुप करवाना वो अपने देश के अंदर चाहते थे। अब अगर हम आगे बात करें साउथ कोरिया और भारत के रिलेशनशिप के बारे में, साउथ कोरिया और इंडिया के टाइज हर साल लगातार स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। किया और ह्युंडई जैसे जो कोरियन ब्रांड्स हैं वो भारत के हर एक घर के अंदर एक नाम बन चुके हैं। दोनों देशों के बीच डिफेंस और टेक्नोलॉजी के एरिया में भी कोलैबोरेशंस लगातार बढ़ रही हैं। रीसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया और साउथ कोरिया डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में एक दूसरे के पार्टनर बनने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा साउथ कोरिया का एक्ट वेस्ट पॉलिसी और इंडिया का एक्ट फार ईस्ट पॉलिसी दोनों कंट्रीज को एक दूसरे के नजदीक लेकर आने का काम करते हैं। लेकिन साउथ कोरिया के अंदर चल रहा पॉलिटिकल टर्मोइल और नॉर्थ कोरिया का एग्रेसिव बिहेवियर भारत और साउथ कोरिया के रिलेशंस को भी इनडायरेक्टली इंपैक्ट करता है। इसके साथ हमको इससे क्या सीख मिलती है? तो दोस्तों, साउथ कोरिया का यह क्राइसिस हमें यह सिखाता है कि डेमोक्रेसी सिर्फ एक सिस्टम नहीं है बल्कि एक जिम्मेदारी है और उसको जिम्मेदारी के साथ ही आगे बढ़ाने की जरूरत पड़ती है। नॉर्थ कोरिया के कांस्टेंट थ्रेट, साउथ कोरिया की फ्रेजाइल पॉलिटिक्स और राष्ट्रपति की पर्सनल एंबिशंस ने मिलकर एक ऐसे क्राइसिस को जन्म दिया जो दुनिया के लिए एक वेकअप कॉल है। इंडिया और साउथ कोरिया के रिलेशन स्ट्रॉन्ग तो है, लेकिन ऐसे इंसिडेंट्स इनडायरेक्टली उनके ऊपर भी असर डालते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। क्या आपको लगता है साउथ कोरिया की डेमोक्रेसी और मजबूत होगी या एक वार्निंग के रूप में इसे हमको देखना चाहिए, इसे सीरियसली लेना चाहिए? अपने थॉट्स नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक जय हिंद, बाय बाय।